अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर जी और आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुज़िश्ता वीडियो में आप जान चुके थे कि हमने अपने इस प्रोजेक्ट में एक म्यूज़िक इंपोर्ट किया और इस म्यूज़िक पर हमने हर बिट पर मार्कर्स ऐड कर दिए। वो ये मार्कर ऐड इसलिए किए थे कि इस मार्कर के मुताबिक हम अपने अलग अलग फुटेजेस लगा सकें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका अगला हिस्सा समझाने वाला हूँ कि यहाँ अगर गौर करें तो पिछले हमारे प्रोजेक्ट में ये एस आर और प्रीमियर कंपोजर के जो फिल्टर्स थे और मोशन ग्राफिक्स के ये टेम्पलेट्स आपको दिख रहे हैं, ये आपने नोट किया होगा कि पहले वीडियो में नहीं थे। ये कैसे आए हैं, पहले मैं आपको जरा ये भी समझा लूं। मैं आ जाता हूं अपने मेन फोल्डर पर, यानी पार्ट 3 का जो मेन फोल्डर था। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एस आर के नाम से एक और फोल्डर बनाया। तो ये जो एस आर का फोल्डर है, ये दर हकीकत जब मैं आपको सिखाने के लिए जो सीक्वेंस क्रिएट किया था अपने प्रोजेक्ट का और इसकी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही थी, ये दर हकीकत तो वही रिकॉर्डिंग है जो मैंने एडिट किया था और वो एडिट आप पार्ट 3 में देख चुके हो। और ये जो है ये वॉइस ओवर है। वॉइस ओवर जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने की थी, जिस सॉफ्टवेयर से मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ, इसमें ऑडियो अच्छी रिकॉर्ड नहीं होती, तो मैं अलग से अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ और फिर ये ऑडियो में उसके साथ सिंक्रोनाइज कर लेता हूँ। ये भी आप आगे जान पाएंगे। अब आता हूँ दोबारा प्रीमियर प्रो में, ताकि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये भी आप समझ सके। तो ये है वो एस आर का फोल्डर, यानी स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। यहाँ पर आपको एक अलग वॉइस ओवर का फोल्डर भी दिख रही है, लेकिन यहाँ वो मैंने इसके अंदर ही वो फाइल रखी है वॉइस ओवर वाली, ये आप देख सकते हैं। और ये जो है प्रीमियर कंपोजर की जो फाइल है, अब मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं। अच्छा, ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी नए अफराद हो, ताकि वो ये जहन नशीन कर ले, क्योंकि आगे इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है और ये चीज़ें आपके जहन में हो तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको तारुफ में बताया था कि हम अपने प्रोजेक्ट में, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है ये आप यहाँ देख सकते हो, हमारे प्रोजेक्ट का नाम पार्ट 3 है, लेकिन हमने एक सीक्वेंस बनाया था मेन सीक्वेंस के नाम से। इसी प्रोजेक्ट में हमने एक और मैंने ये पार्ट 3 के नाम से भी प्रोजेक्ट ऐड किया है और ये वो क्लास है जो पार्ट 3 आप देख चुके हो। तो यहाँ पर ये जो प्रीमियर कंपोजर फिल्टर्स आपको दिख रहे हैं, असल में इस टेक्स्ट के ऊपर आपको जितने भी एरोज वगैरह दिख रही होती है, मसलन मैं आपको यहाँ प्ले करके दे देता हूँ। तो यहाँ इस वीडियो पर आपको जो जो डायरेक्शंस मिलती है, ये दर हकीकत प्रीमियर कंपोजर में वही फाइल्स है जो मैंने यहाँ से लगाए हैं। उन्होंने खुद का ही एक फोल्डर क्रिएट करके उसमें वो टेम्पलेट्स रखे हैं। अब यहाँ पर आप एक बात और समझ ले कि मसलन अगर मैं यहाँ से ये सीक्वेंस ऑफ कर लेता हूँ, मसलन क्लोज कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। तो मेन सीक्वेंस बज़ाहिर आपको लग रहा है कि यहाँ से डिलीट हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ हमारे साथ प्रोजेक्ट विंडो में मौजूद है और अब अगर मैं इस पर सिर्फ डबल क्लिक कर लेता हूँ तो आप देख पाएंगे कि हमारे साथ ये सीक्वेंस मौजूद है। हाँ, अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूं या यहाँ पर जो फुटेजेस यूज हुए हैं, बिलफर्ज अगर मैं ये फुटेज वाला फोल्डर डिलीट कर लेता हूँ, तो अब आप देख ले कि क्या हो गया हुआ कि हमारे प्रोजेक्ट में जितने फुटेज थे सब के सब यहाँ से जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि एडोबी प्रीमियर प्रो में यहाँ जितने भी फाइल होती है ये हमारे हार्ड डिस्क से लिंक्ड होती है। जब तक हम इसको रेंडर नहीं करते ये जो है तब तक इस फाइल का हिस्सा नहीं बनती। तो मैं इसको अंडू कर लेता हूँ, फुटेजेस मैंने वापस लेकर आए हैं
उम्मीद है कि ये चीज़ आप समझ चुके हो। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की जानिब। आज के इस वीडियो में आप सबसे पहले सीख पाएंगे की फ्रेमिंग। तो यहाँ पर एक और सीक्वेंस है, पहले तो मैं इसे ज़रा रीनेम कर लेता हूँ। इस पर लिख लेता हूँ की फ्रेमिंग, ये इसका मैंने शॉर्टकट लगा दिया। इस पर मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ हमारे साथ कुछ वीडियोस मौजूद है। अच्छा, ये चीज़ें आपने देखी भी होगी कि आपको मेरी वीडियो में पिछली दफ़ा दिखाई दी होगी। इसको मैं रहने दे देता हूँ और इसको डिलीट कर लेता हूँ। तो अब हम एक तीसरे सीक्वेंस में आ चुके हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कुछ टाइप टूल से, मसलन मैं लिख लेता हूँ कराची। कराची मैंने लिख लिया। यहाँ पर अगर आप देखते हैं टेक्स्ट को अगर मैं ड्रॉप मेन्यू में चला जाऊँ, यहाँ से मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लूँ। इस पैनल को हम बाद में भी बखूबी समझेंगे। फिलहाल आज आप थोड़ा सा आपको गाइड कर लेता हूँ। तो ठीक है, ये जो है हमारा टेक्स्ट यहाँ पर आ चुका है। लेकिन अगर गौर करेंगे आप, जी हाँ, ये जो लेयर है ये दर हकीकत हमारी टेक्स्ट लेयर है। मैं इसको ऊपर वाली ऑडियो ट्रैक में लेकर जाता हूँ और यहाँ जो आंख का बटन आपको दिख रहा है टॉगल का, अगर मैं इसको डिसेबल कर लेता हूँ तो अब आप देख सकते हो वो नज़र नहीं आ रहा। इसे इनेबल कर लूँ तो वो अब नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर मैं इसको प्ले कर लेता हूँ, जो ही हमारा प्ले हेड यहाँ से आगे जाएगा तो वो आपको नज़र नहीं आ रहा। लेकिन गौर किया जाए तो ये टेक्स्ट जो है जहाँ पर है वहीं पर प्ले हेड के खात्मे के बाद ये जो है गायब हो जाता है। अब अगर हम चाहें कि इसमें की फ्रेमिंग करें, की फ्रेमिंग करने के लिए आज का जो ये सेशन मैं आपको समझा रहा हूँ टेक्स्ट पर, दर हकीकत यही की फ्रेमिंग अब हम आगे अपने इन वीडियोस पर भी करेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए समझा रहा हूँ कि अब ये हमारा टेक्स्ट है और मैं चाहता हूँ कि ये जो है लेफ्ट से होता हुआ राइट पर आ जाए, कुछ देर के लिए यहाँ रुका रहे और फिर वापस चला जाए। तो वो चीज़ें हम करते हैं की फ्रेमिंग के जरिए। मसलन मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया और यहाँ इस वक्त मैं हूँ इफेक्ट कंट्रोल में और यहाँ सबसे पहले जो चीज़ आपको दिख रही है, पहले मैं टेक्स्ट का सेशन जो है ये मिनिमाइज कर लेता हूँ। अपने लेयर पर जितने भी इफेक्ट अप्लाई करते हैं वो यहीं पर दरहकीकत दिखते हैं। लेकिन इसमें सबसे पहले हमें वेक्टर मोशन दिख रहा है। वेक्टर मोशन क्या है? ये पोजीशन है। ये जो है इसका, ये दोनों इसके एक्स वाई पोजीशन है, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। यहाँ जो है ये इसका स्केल है, इससे हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। यही काम अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो अपने बाउंड्री बॉक्स से भी कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं और किसी पोजीशन पर रख सकते हैं। तो अब हमने इसको एनिमेट करना है। सबसे पहले मैं इसको छोटा कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये शुरू में लेफ्ट से अंदर आ जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके एरो बटन 1 2 3 दफा, यानी मैंने 30 फ्रेम आगे आ चुका हूँ। यहाँ अब मैं अपने पोजीशन पर क्लिक कर लूंगा। तो यहाँ इस स्टॉप वॉच पर जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया तो ये यहाँ पर आ चुका है, हमारा प्ले हेड यहाँ पर आगे आ चुका है। और मैं चाहता हूँ कि ये हमारा टेक्स्ट यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए। तो मैं इसकी वैल्यू चेंज कर लूँगा। यहाँ से इसको मैंने क्लिक किए रखा है और अपने माउस को लेफ्ट से राइट की जानिब ले आता हूँ तो ये आप देख सकते हो ये आ चुका है। अब अगर मैं इसको प्ले करूँगा तो आप देख पाएंगे कि ये लेफ्ट से राइट चला जाता है। तो उम्मीद है कि ये आपने समझ लिया कि ये की फ्रेम क्या है। असल में इन की फ्रेम के ज़रिए हम इनको मोमेंट देते हैं, एनिमेट करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक कर लेता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, आपने चेक कर लिया कि किस तरह हमने की फ्रेम के ज़रिए इसका पोजीशन चेंज कर दिया। अब अगर आप चाहे कि ये जो है स्लो आ रहा है, ये ज़रा फास्ट हो, तो इस की फ्रेम को सेलेक्ट करके ज़रा करीब ले जाए और ये जो की फ्रेम है ये वाला, ये हमारा जो प्ले हेड है यहाँ पर है। अगर मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा तो गो टू प्रीवियस की फ्रेम पर, तो हमारा ये प्ले हेड यहाँ पर आ चुका है, ये यहाँ आ चुका। अब मैं कहता हूँ कि इसका स्टार्ट पोजीशन जो है ये हमारे आर्ट वर्क से बाहर हो, तो मैं इसको
पीछे ले आता हूँ तो ये अब बाहर आ चुका है। तो अब क्या होगा कि ये बाकायदा बाहर से अंदर आएगा। ये आ चुका है अपने पॉइंट पर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई, इसका जो लास्ट पोजीशन है ये भी इसके करीब ही हो। तो यहाँ से मैं इसकी पोजीशन इस तरफ कर लेता हूँ। ठीक है, ये गुड हो गया। अब आप देख ले, ये यहाँ आके रुक गया। अगर आप इस की फ्रेम को जितना करीब करेंगे तो वो इस हिसाब से उतने ही स्पीड से आएगा, और इस की फ्रेम को जितना दूर लेके जाएंगे तो इस हिसाब से ये बिल्कुल स्लो आएगा। तो हमें ये ज़रा फास्ट चाहिए, तो मैं इसको बिल्कुल करीब रख लेता हूँ। ये आप देखिए, ये आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये कुछ देर यहाँ पर रुका रहे यहाँ तक, और यहाँ से फिर वापस ये जो है ना बाएं जानिब चला जाए। तो यही की फ्रेम यहाँ पर मैं जो है ना सिर्फ एक और की फ्रेम ऐड कर लूँगा। तो इस पॉइंट तक ये इसी की फ्रेम पर रहेगा, और अब मैं शिफ्ट के साथ एरो बटन प्रेस कर लूंगा 3 दफा, 1 2 3, और ये जो स्टार्ट वाला की फ्रेम है इसको मैं कॉपी कर लूंगा और कंट्रोल V से पेस्ट कर लूंगा। तो हमारे इस प्ले हेड पर वही की फ्रेम कॉपी हो गया। तो अब क्या होगा कि ये शुरू से अंदर आ जाएगा, कुछ देर रुका रहेगा और फिर वापस बाहर चला जाएगा। तो ये एक बिल्कुल सिंपल सा एनिमेशन आपने देख लिया, और यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल मैंने ले लिया। अब मैं चाहता हूँ कि हमारा जो ये रेक्टेंगल है ये स्टार्ट में यहाँ पर छोटा हो, आगे जाकर बड़ा हो जाए। तो मैं अपने ये प्ले हेड ले आता हूँ आगे की जाने। क्योंकि मुझे आखिर में ये इतना ही चाहिए, क्योंकि ये काम हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर आकर जो है इसका साइज पहले से तय हो चुका है। अब यहाँ मैं इसके स्केल पर एक ही फ्रेम लगा लूंगा, और शुरू में ये मुझे छोटा चाहिए तो यहाँ मैं इसकी पोजीशन 0 कर लूंगा। तो अब ये क्या होगा कि इस पहले की फ्रेम से ये 0 होगा, यहाँ पर आकर अपने पुराने साइज पर हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा फास्ट हो, तो ये की फ्रेम में करीब ले जाऊंगा। तो अब आप देख ले कि ये स्पीड के साथ हो गया, और अब चाहता हूँ कि यहाँ के बाद ये वापस चला जाए। ये वाला की फ्रेम जो है मैं कंट्रोल C से कॉपी कर लूंगा, प्ले हेड यहाँ पर है, कंट्रोल V से यहाँ पेस्ट कर लूंगा। शिफ्ट के साथ मैं अपने कीबोर्ड से एरो बटन 3 दफा प्रेस कर लूंगा। स्टार्ट वाला की फ्रेम जो है जहाँ पर 0 था वो कॉपी करके इसी प्ले हेड पर पेस्ट कर लूंगा। तो आप देख ले, और चीज की ड्यूरेशन भी थोड़ा कम कर लेता हूँ। तो ये 0 से 100% और फिर आखिर तक चला जाएगा। अगर हम इसको बढ़ा दे तो ये कुछ देर पर रुका भी रहेगा, कुछ देर रुका रहेगा। इस की फ्रेम के बाद ये छोटा हो जाएगा। जी, ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये की फ्रेम में आपको क्यों समझा रहा था, वो इसलिए कि इन फुटेजेस में हमने इन की फ्रेम का भी इस्तेमाल करना है कलर ग्रेडिंग से पहले। तो ये सबसे पहले जो हमारा फुटेज है, पहले मैं म्यूजिक म्यूट कर लेता हूँ। तीनों ट्रैक्स यानी ये जो हमारे तीनों ट्रैक्स है तीनों को म्यूट कर दिया। अब ये जो हमारा फुल स्टिल है, स्टेशनरी है, एक ही जगह पर है। एक ही जगह पर फुटेज हो तो मजा नहीं आता। और ये हैवी 4K फुटेज अगर आपने वो किया था तो ये मैंने 4K उठाया था, तो ये हमें इतना ही मिले। लेकिन शुरू में हम इसको जूम करता हुआ ये मिले, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इसके पोजीशन पर की फ्रेम लगा लेता हूँ, एक इसके स्केल पर लगा लेता हूँ, और एक इसके रोटेशन पर लगा लेता हूँ। 3 की फ्रेम मैंने लगा दिए। ये फुटेज मुझे इस मुकाम पर इसी तरह चाहिए, लेकिन शुरू में मैं चाहता हूँ ये जो है हमें कुछ रोटेट होता हुआ मिले। मसलन इतना, मैं इसको 90 डिग्री पर -90 डिग्री पर रोटेट कर लेता हूँ। याद रखना, अगर आप इस तरह कोई चीज़ रोटेट करेंगे तो यहाँ आपको ब्लैक एरियाज भी दिखेंगे, लेकिन हमने चूंकि इस पर स्केल भी लगाना है, कोई हर्ज नहीं। ये 4K फुटेज है तो मैं इसको बढ़ा भी रहा हूँ साथ साथ। अब आप देख ले कि हमारा एक और भी की फ्रेम लग चुका है। अब अगर मैं इसे प्ले करता हूँ तो आप देख ले भैया कि फिर भी इसमें ब्लैक एरिया दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं दोबारा से ये की फ्रेम पर आ जाता हूँ, इसका साइज मजीद बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, वेरी गुड हो गया। तो ये हमारा पहले
फुटेज में हमने अपने की फ्रेम ऐड कर दिए, लेकिन ये स्मूथ नहीं है। तो इसके लिए ऐसा करता हूँ कि मैं इन की फ्रेम को सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ इजी इन। तो ये जो शुरू से जाएगा ये थोड़ा स्मूथ जाएगा। ये जो हमारा फुटेज है इस पर की फ्रेम की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको इसी तरह रहने दे रहा हूँ। लेकिन इन दोनों का कैमरा डायरेक्शन अगर आप चेक कर ले तो एक ही है। किसी सब्जेक्ट को फॉलो किया जा रहा है, उसके पीछे हमारा सब्जेक्ट हमारा आगे है और पीछे से हम कैमरा लेके उसके जानिब बढ़ रहे हैं, इस फुटेज में भी और इस फुटेज में भी। तो ये दोनों सेम कैमरा डायरेक्शन अच्छा नहीं लगता। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि ये जो हमारा फुटेज है इस पर मैं राइट क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर इसकी जो स्पीड ड्यूरेशन है आ जाऊंगा और यहाँ पर रिवर्स स्पीड पर टिक कर लूँगा और ओके कर लूँगा। तो अब क्या होगा कि हम जो है अपने सब्जेक्ट से कैमरा पीछे की जानिब लाएंगे। इसमें आपको कुछ ऐसा फील होगा। तो देखा कि अब इन दोनों के जो कैमरा मोमेंट था वो चेंज हो चुका है, क्योंकि अगर सेम कैमरा मोमेंट हो तो मज़ा नहीं आता। ये चीज़ें बहुत मायने रखती है, इस पर भी आप ध्यान रखा करें। अब इस फुटेज में मैं चाहता हूँ कि हमारा सब्जेक्ट जो है आगे से थोड़ा जूम भी हो। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं इस पोजीशन पर आकर की फ्रेम लगा दूंगा स्केल और पोजीशन पर। इन की फ्रेम को मैं पीछे ले जाऊंगा स्टार्ट में और यहाँ मैं एक और जो है ना की फ्रेम लगा दूंगा पोजीशन पर और इसको थोड़ा सा स्केल भी कर लूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मज़ीद सा स्केल कर दिया इसको मज़ीद फास्ट करने के लिए। जी आपने देखा ये जो फुटेज है शुरू वाली ये वाली, ये अपनी जगह बिल्कुल सही है, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ भी एक चीज़ है और वो ये कि ये फुटेज जो है सिर्फ इतना ही दिख जाए तो काफ़ी है। मैं इसको यहाँ तक ट्रिम कर लेता हूँ और स्ट्रेच टूल लेकर यहाँ से इसका स्पीड जो है ये बढ़ा लेता हूँ। तो अब ये बिल्कुल स्लो आए। ये फुटेज अगर हम देखें तो यहाँ जो ये इमारत है ये बहुत छोटी है। तो मैं चाहता हूँ कि भैया ये इमारत जो है हमें शुरू में कुछ बड़ी दिखे। तो यहाँ मैं स्केल और पोजीशन दोनों पर मैंने यहाँ कुछ देर पहले आगे की फ्रेम लगा दिया। शुरू में आकर इसकी जो स्केल है ये मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ और अब आप देख लें। अच्छा, इसका जो की फ्रेम है दोनों को सेलेक्ट करके मैं इजी आउट कर लूँगा, वो अपनी जगह रहेगा। अच्छा, आपको एक और बात बता दूँ कि ये जितने भी फुटेज है मैंने रैंडमली इसको डाउनलोड किया था और ये ट्यूटोरियल बना रहा था एडिट करने के लिए। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैंने कौन कौन से फुटेजेस डाउनलोड किए हैं, बस डाउनलोड किए थे और जो एडिट कर रहा हूँ आपके सामने ही कर रहा हूँ। इस पर कोई प्रैक्टिस कुछ भी नहीं की थी, बस जो बन रहा है वो आपके सामने ही वो मैं कर रहा हूँ। बताने का मतलब ये है कि हम अगर ज़रा सोच समझ कर काम करें तो इससे बेहतर नतीजे हमें मिल सकते हैं। ये जो फुटेज है इसमें थोड़ा सा जर्कपन आ रहा है, तो इसके लिए मैं आऊँगा इफेक्ट में, यहाँ पर सर्च करूँगा वार्प स्टेबलाइजर के नाम से। यहाँ हमारे साथ एक फ़िल्टर देखने को मिल रहा है। मैं इस पर ये फ़िल्टर अप्लाई करूँगा और अब आप देख पाएंगे कि ये फ़िल्टर इस पर नहीं लगेगा, हमें यहाँ पर एरर देखने को मिल रहा है। ये क्यों? मैं इसको अंडू कर लेता हूँ। ये इसलिए कि यहाँ पर हमने इसका स्पीड बढ़ाया था, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसको राइट क्लिक करके नेस्ट कर लूँगा। नेस्ट क्या है? असल में नेस्ट जो है आप फोटोशॉप में जिस तरह हम किसी ऑब्जेक्ट को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, नेस्ट दरअसल वही चीज़ है। यानी अगर मैं इस पर डबल क्लिक कर दूं तो ये हमें एक नए सीक्वेंस में वही फाइल देखने को मिल जाती है। लेकिन इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। इसका फ़ायदा ये है कि अब अगर मैं इस पर वार्प स्टेबलाइजर का इफेक्ट लगाऊंगा तो ये लग जाएगा। और ये इफेक्ट मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि हमारा जो फुटेज है
ये थोड़ा शेकी था और इस इफेक्ट के बाद ये स्टेबलाइज हो जाएगा। तो मैंने ये इस पर लगा दिया, कुछ देर लेगा ये आप देख सकते हो स्टेबलाइज हो गई। अब आप इसकी प्री देख लें। तो जी हाँ, पहले जो है ये बड़ी शेकी सी आ रही थी, इसमें जर्कपन था, अब बहुत स्मूथली चलिए। अब यहाँ पर आते हैं, ये जो हमारा कैमरा एंगल है ये भी स्टिल है, इसमें कोई हरकत नहीं आ रही। और ये हम सिनेमैटिक वीडियो एडिट कर रहे हैं, इसमें कोई भी फुटेज अपनी जगह पर अगर रहे तो अच्छा नहीं लग। इसमें भी हम ऐसा करते हैं कि हल्का सा जूम इफेक्ट लगा लेंगे कि ये आखिर में इतना ही रहे, लेकिन शुरू में ये कुछ बड़ा हो। ये तो ये इफेक्ट भी इस पर लग गया। अब इस वीडियो में की फ्रेमिंग की ज़रूरत है या नहीं, ये हमने जूम आउट किया है। अगर इसमें भी आप लगाना चाहो तो इसको हम जूम इन करेंगे। वो आउट हो चुका था, ये जूम इन करेंगे। या मैं की फ्रेम लगा लेता हूँ और यहाँ पर भी मैं की फ्रेम लगा लेता हूँ। स्केल पर आगे वाले की फ्रेम पे चला जाता हूँ, इसे मैं थोड़ा सा जूम इन कर लूँगा। और अब आप देख पाएंगे कि यहाँ जो मैंने पोजीशन की लगाई थी वो इसलिए कि ये मैं पीछे ले जाऊं और इस वक्त इसकी पोजीशन थोड़ी सी ऊंची कर लूं। ये पोजीशन आप टिक करके कर सकते हो अपने मन मर्जी के मुताबिक। अच्छा, जूम बहुत ज़्यादा हो चुका है, हम इसे थोड़ा सा कम कर लेंगे और इसकी पोजीशन भी थोड़ा नीचे कर लेंगे। इसको हमने जूम इन कर दिया। वाटरफॉल को आप बेशक जूम आउट कर ले। अब यहाँ पर जो है एक चीज़ और समझ ले कि इस पर जो हमने इफ़ेक्ट लगाया था ये जूम आउट था। तो मैं क्या करता हूँ कि इस क्लिप को कंट्रोल C, मैंने इसके एट्रीब्यूट कॉपी कर लिए। ये आप राइट क्लिक करके कॉपी भी कर सकते हो यहाँ से। और अब मैं आ रहा हूँ यहाँ पर अपने इस वाटरफॉल वाले फुटेज पर और यहाँ राइट क्लिक करके पेस्ट एट्रीब्यूट कर लेता हूँ। तो वही एट्रीब्यूट हमारा यहाँ पर पेस्ट हो गए। इसका कीबोर्ड कमांड है कंट्रोल आल्ट V। अगर कंट्रोल आल्ट V ये फुटेज सेलेक्ट करके आप इस पर पेस्ट करेंगे तो वही एट्रीब्यूट्स यहाँ पेस्ट हो जाएंगे। लेकिन चूँकि ये फुटेज बहुत मुख्तसर सा है और ये जो जूम इन था ये कुछ ज़्यादा था, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको थोड़ा सा कम कर लूँगा, कहीं बिल्कुल हल्का हरकत हो, इसमें ज़्यादा ना हो। जी, ये हो चुका है। ये वाला जो हमारा फुटेज है इसमें भी हम वही काम करेंगे जो हमने यहाँ पर किया था। लेकिन अब आपको याद होगा कि इसका भी हमने स्पीड चेंज किया था। तो मैं इसको राइट क्लिक करके नेस्ट कर लूँगा। नेस्ट करने के बाद इसे वार्प स्टेबलाइज़र, वो पहले से ही वहाँ पर सर्च में पड़ा है, तो मैं इस पर अप्लाई कर। तो हमने अपना फुटेज स्टेबलाइज कर लिया ये वाला। अब आप इसे रिव्यू भी कर देखा, ये बहुत स्मूथ होता है। और इसका ये जो है इसी फुटेज का है, वो बहुत जर्कपन है उसमें। तो इसको भी मैं नेक्स्ट राइट क्लिक करके नेक्स्ट कर लूँगा। नेक्स्ट करने के बाद इफेक्ट में हमारे साथ वार्प स्टेबलाइज़र का है, ये इस पर भी पेस्ट करगा तो ये भी यहाँ पर स्मूथ हो जाएगा। स्मूथ होने के बाद यहाँ पर हमें स्मूथ दिख रहा होता है। तो हमारा वार्प स्टेबलाइज़र लग गया। यहाँ रिज़ल्ट में आप देख सकते हो कि ये बता रहा है जो फुटेज सेलेक्ट है वो स्मूथ है। तो मैं इसका रिव्यू लूँ। अच्छा, यहाँ एक बात आपको और बता दूँ, ये जो इफ़ेक्ट है, अगर आप मोबाइल से कोई फुटेज बनाते हैं और आपका हाथ हिल रहा होता है, ये उसको बहुत स्मूथ करता है। ये इफ़ेक्ट वही है। आगे जो फुटेज आ रही है मैंने मोबाइल से बनाई थी, वो भी बहुत शेकी फुटेज है। वो हो या कोई भी शेकी फुटेज हो जिसमें कैमरा बहुत हिला हुआ हो, वो हम इसी वार्प स्टेबलाइजर से इसको हम स्मूथ करते हैं, उनकी जर्कपन को ख़त्म करते हैं। ये जो है ये फुटेज अगर देखे तो यहाँ ये बाग वाग भी नज़र आ रहे हैं। मैं इसको सिर्फ स्केल अप कर लूँगा, इस पे हम मज़ीद कुछ नहीं करते। लेकिन ये जो हमारी फुटेज है हुंजा वाली,
ये भी बहुत हिलके, इसको भी मैं राइट क्लिक करके नेक्स्ट कर लूँगा। नेक्स्ट करने के बाद इस पर भी वार्प इफेक्ट अप्लाई कर लूँगा। ये एनालाइजिंग बैकग्राउंड हो रही है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो हमारी फुटेज ये भी स्मूथ हो चुकी है जी, ये काफ़ी स्मूथ हो चुकी है। अब आते हैं अपने आखिरी पेज पर। आखिरी फुटेज की अगर बात मैं करूं, कैमरा जिस चीज़ को फॉलो कर रहा है वो ऐसा ही है कि एक ही मंजर हमें दिख रहा है, तो हम इसमें एक मज़ीद ड्रामा क्रिएट करेंगे। अगर मैं अपना म्यूज़िक ऑन कर लूं तो यहाँ ये बिट है, मैं इस बिट पर आ जाता हूँ और यहाँ मैं इसके ओपेसिटी पर मैंने की फ्रेम लगा लिया। अब यहाँ आखिरी हिस्से तक आ जाता हूँ। इसके आखिरी हिस्से में मुझे इसकी ओपेसिटी बिल्कुल ज़ीरो चाहिए, तो ये ओपेसिटी मैं यहाँ पर ज़ीरो कर लूँगा। तो यहाँ आप देख लें कि एक लाइन से बनी है। ये क्या होगा कि ये फुटेज यहाँ से आ रहा है और यहाँ के बाद जो है ये बिल्कुल इसकी ओपेसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर हमारा बिट भी था, इस बिट के साथ ही इनकी ओपेसिटी डाउन होती चली जाएगी। तो आज का क्लास मैं यहीं पर रोक रहा हूँ और इस वीडियो में अगला जो मरहला है वो है कलर ग्रेडिंग और टाइपोग्राफी की, तो वो हम अगले पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।